नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान IAS के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी के लिए हम निरंतर वीडियो उपलब्ध करवाते आ रहे हैं, जो जैते सीरीज जो CGPSC प्री एग्जाम को लेकर हमारे यहाँ MCQ श्रृंखला चलाई जा रही है, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं भारतीय इतिहास का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें मुख्यतः आज हमारा टॉपिक होगा मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, उनकी प्रशासनिक और स्थापत्य व्यवस्था को देखते हुए। हम पिछले वीडियो में आपको प्राचीन इतिहास का MCQ उपलब्ध करवाए थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मध्यकालीन इतिहास होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। उड़ान IAS एकेडमी के द्वारा जो अभी व्यापम के द्वारा हाल ही में जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें आप देखे होंगे कि प्रयोगशाला परिचारक, ये प्रयोगशाला परिचारक के लिए हमारे यहाँ एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है। यह बैच हमारे यहाँ 30 जनवरी से प्रारंभ होगा हेड ऑफिस में। ये जो बैच होगा हमारे यहाँ 30 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, जो आप प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस की बात करें, मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। इसमें एक विज्ञान है, वो भी 10वीं स्तर तक का, प्रश्न आएंगे 60, और दूसरा है सामान्य अध्ययन, जो प्रश्न आएंगे 40, और इसमें से भी एक छत्तीसगढ़ है और एक केवल भारत का भूगोल है। भारत का भूगोल, ये 4 चीजें बस है, ध्यान रखेंगे आप। विज्ञान 10वीं स्तर तक का है, और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, भारत का भूगोल, और एक है आपका समसामयिकी घटनाएं। 4 चीजें ध्यान रखेंगे आप उसमें। इसी को लेकर हमारे नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है 30 जनवरी को। समय होगा सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक, जिसमें जीव विज्ञान का जो विषय होंगे वो अनिश सर, भौतिक विज्ञान का विषय होंगे प्रदीप सर, रसायनक का देव सर, और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सोम सर, और भारत का जो भूगोल वाला पार्ट है उसको मैं डील करूंगा वहां पे वो। तो ये जो बैच आप सभी के लिए, जो भी विद्यार्थी परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इसका एग्जाम डेट भी घोषित हो चुका है। ध्यान रखेंगे 3 अगस्त 2025 को परीक्षा है, तो आपके पास कहीं ना कहीं 6 महीने का समय है लगभग, तो आप उसमें तैयारी अपना मजबूत कर सकते हैं। हम अपने वीडियो के आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है हमारा आज का, जो मेन टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, मध्यकालीन इतिहास को लेकर होगा, खासतौर में प्रशासन और उनकी स्थापत्य कला को लेकर। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, दीवान आरिज या दीवान अर्ज के नाम से जाना जाता है का गठन बलबन के द्वारा किया गया था, जो कि किस विभाग से संबंधित है, पूछा गया है। तो बलबन ने जो विभाग जो बनाया था, दीवान अर्ज या दीवान आरिज, तो इसी को लेकर हम देखते हैं कि ये विभाग किससे संबंधित है। तो ये था मुख्य रूप से सैन्य विभाग। ध्यान रखेंगे, जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ाई करते हैं, दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आप मुख्य रूप से 5 राजवंश पढ़ेंगे। एक सबसे आप पढ़ते हो ऐबक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक आप पढ़ते हो खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। एक आप पढ़ते हो तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक। और एक आप पढ़ेंगे सैयद वंश, सैयद वंश। और एक अंतिम में कौन आता है यहीं पे, लोदी वंश। ये 5 राजवंश होते हैं कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत का। मेन जो आपका जो ऐबक वंश है, इस ऐबक वंश के जो संस्थापक आप पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का क्या रहते हैं, गुलाम होते हैं। मोहम्मद गोरी, आप जब भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी को, तो एक आप पढ़ते हो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, दूसरा पढ़ते हो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, जिसमें आप पढ़े होंगे पृथ्वीराज चौहान को पराजित करते हैं, पृथ्वीराज चौहान। और उन्हीं को पराजित करने के बाद आगे 1194 में होते हैं चंदावत का युद्ध, जिसमें आप पढ़ते हो कि मोहम्मद गोरी जब वापस जाते हैं तो अपने गुलामों को छोड़ जाएंगे, जिसमें एक कौन होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद मेन जो इसमें पढ़ते हो ऐबक वंश में, या इसी को आप पढ़ते हो गुलाम वंश, गुलाम वंश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद एक नाम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला प्रशासिका करके आप पढ़ते हो। साथ साथ इसी में आप पढ़ेंगे आगे एक आएगा गयासुद्दीन बलबन, ये भी गुलाम ही रहता है इल्तुतमिश का।
गयासुद्दीन बलबन, और यही गयासुद्दीन बलबन क्या करेंगे, अपने नाम पर बलबन वंश की स्थापना करते हैं, बलबन वंश, ये ध्यान रखेंगे। यही गयासुद्दीन बलबन क्या करता है, दीवान ए अर्ज और एक बनाते हैं दीवान ए विजारत। ये जो दीवान ए विजारत जो होता है ये वित्त विभाग का होता है, ध्यान रखें, ये वित्त होता है और ये होता है सैन्य विभाग का। तो यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन ने दो विभाग बनाए हैं, दीवान ए अर्ज सैन्य, दीवान ए विजारत जो है वित्त वाला है। यहाँ पे जो आपका जो प्रश्न पूछा गया है वो दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज वही चीज है, ध्यान रखेंगे। उसको पूछा गया किस विभाग से संबंधित, तो ये सैन्य विभाग। वित्त विभाग का नाम क्या था, तो दीवान ए विजारत। आया समझ में ये? मैंने इस बलबन को बताने के लिए आपको वंशावली बताया है, ऐबक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इसी के बीच में आज आपके प्रश्न होंगे वहां पे वो, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हो गया है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे बोला गया सुमेलित कीजिए, एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। यहाँ पे मुख्य रूप से फिरोज शाह तुगलक वंश, अभी मैंने बताया, उसी में एक राजा होते हैं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने काफी सारे प्रशासनिक सुधार किए हैं, जिसमें से टैक्स व्यवस्था, उस्र, खुम्स, जजिया कर, जकात कर। उस्र जो है मुख्य रूप से मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमिगत होता है, ए का 4 देखिए आप लोग, यहाँ भी है, इस जगह भी है। खुम्स क्या होता है, लूटे हुए धन का आपस में बंटवारा, बी का 3 देखिए यहाँ पे। जजिया होता है गैर मुसलमानों से ले जाने वाला टैक्स, सी का 2। जकात होता है मुसलमानों से ले जाने वाला टैक्स, डी का 1। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है, ये ए। आप इसमें खास बात ध्यान रखिएगा, जजिया कर जो है मुख्य रूप से जब आप मुस्लिम आक्रमणकारी पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम, थोड़ा सा जजिया कर के बारे में सुनेंगे। जजिया कर की शुरुआत करने वाले कौन है, मोहम्मद बिन कासिम, ये ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम जो आया था कहां से, अरब से। हम पढ़ते हैं 712 ईस्वी में इनका जब आगमन होता है उत्तर पश्चिम में, तो एक दाहिर नामक राजा उनको पराजित किए थे इस क्षेत्र में, दाहिर नामक, और ये टैक्स लगाए थे कौन सा, जजिया, जो होता क्या है, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स, गैर मुस्लिम से लिया जाता था क्या, टैक्स। इसी जजिया कर को फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया किनके ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, ब्राह्मणों पर लागू, ये ध्यान रखेंगे। इसी जजिया कर को 1564 में अकबर समाप्त कर देते हैं, ध्यान रखेंगे। फिर 1679 में औरंगजेब फिर से चालू कर देते हैं, औरंगजेब फिर से लगा देते हैं। अब देखिए कहानी इसका, पहली बार लागू करने वाला पूछा जाएगा तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी के आसपास है। ब्राह्मणों पर लागू करने वाला कौन है बोलेंगे तब, फिरोज शाह तुगलक, ब्राह्मणों पर लागू किए थे फिरोज शाह तुगलक। समाप्त किसने किया 64 में, तो अकबर। फिर से लागू कौन किया, तो औरंगजेब 1679 में। तो ये जजिया का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर आपको बता दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बोला गया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है ये निकालना है हमको, देखते हैं। पहला टॉपिक बोल रहा है कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत पर प्रथम वैध सुल्तान माना जाता है। अब वैध सुल्तान को समझिए थोड़ा सा। हमने कहा आपको जब मोहम्मद गोरी जब आए थे तो उन्होंने अपने गुलाम को छोड़ के गया ऐबक, और ऐबक शासन कर रहे थे, गुलाम थे, लेकिन ये किस क्षेत्र में शासन ज्यादा किए हैं, तो लाहौर वाले हिस्से में। इसके बाद इनका जो दमाद आए इल्तुतमिश ने ही क्या किया, दिल्ली को राजधानी बनाया, और दिल्ली को राजधानी बनाते ही क्या लिया, दिल्ली का सुल्तान की उपाधि। तो पूछा जाता है प्रथम सुल्तान की उपाधि कौन लिए तब, इल्तुतमिश। तो यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है कि क्या वो प्रथम वैध शासक थे सुल्तान में, तो ये सही हो जाता है। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, बिल्कुल सही है। आप लोदी वंश पढ़ेंगे, जैसे कि आप पढ़ते हो बहलोल लोदी, उसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी कहने के। तो सिकंदर लोदी ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या है, गुलरुखी नाम से क्या किया है, अपना कविता पाठ किया है। अब्दुल्ला ने तारीखे दाऊद नामक किताब लिखी है,
दिल्ली सल्तनत का, ये भी सही है। बलबन लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाले हैं। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया, ये जो गयासुद्दीन जो बलबन हैं, इन्होंने क्या अपनाया था? लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति। और लौह एवं रक्त की नीति किसके लिए अपनाए थे? मुख्य रूप से मंगोल के लिए, क्योंकि भारत में मंगोल का आक्रमण हो रहा था, तो उन्हीं से बचने के लिए क्या किया इन्होंने? लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। तो ध्यान रखेंगे बलबन ही है वो। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो चारों के चारों क्या है? सही है। तो 1 2 3 4 क्या है माना जाता है यहाँ पे? सही। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति। हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया था। बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली, क्योंकि माना जाता है कि उनके समय भी मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, तो उन्होंने सैनिकों को स्थायी रखा और उनको नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया है। नगद वेतन जब प्रारंभ किया तो हो सकता है उसका इकोनॉमिकल जो अर्थव्यवस्था था वो डाउन हुआ होगा, जिसके वजह से उन्होंने बाजार में मूल्य को नियंत्रण करने के लिए प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। सहनाई ए मंडी पद की स्थापना किया, ये भी सही है। उसने वस्तुओं और उनकी कीमतों पर पूर्ण रूप से क्या किया? नियंत्रण। ये उन्हीं के लिए बनाया गया था नियंत्रण। और सराय अदल की स्थापना भी करते कहीं नहीं वहां पे। तो ये जितने जो कार्य हो रहे हैं किनके समय हो रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो ध्यान रखेंगे आप, ये जो चारों के चारों क्या है यहाँ पे वो सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप, ये आ जाता है, चारों के चारों सही है वहां पे वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर लोदी ने भूमि माप कराई, ठीक है। आप पढ़ेंगे गज ए सिकंदर, गज ए सिकंदरी या गज ए सिकंदर करके आप पढ़ते हो, भूमि माप संबंधित। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी सही है, क्योंकि आप इस्लाम धर्म में जब पढ़ते हो तो एक शिया और एक सुन्नी, तो माना जाता है कि जिस प्रकार औरंगजेब कट्टर थे सुन्नी मुसलमान, ये भी कैसे मुसलमान थे? सुन्नी मुसलमान थे, ध्यान रखेंगे। जिसके वजह से कहानी आता है कि उन्होंने ताजिया मुहर्रम पर क्या लगवा दिया? प्रतिबंध। मियां भुआ सिकंदर लोदी का वजीर माना जाता है, ये भी सही है। इसने आगरा शहर की स्थापना 1506 में स्थापित किया गया, ये गलत है। इन्होंने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया है, ध्यान रखेंगे। और इसी को राजधानी बनाया 1506 में, 1506 में बनता है राजधानी, लेकिन यहाँ शहर स्थापना की बात बोला है तो गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपके लिए यहाँ पे? ये सही होगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन को थोड़ा पढ़िएगा, उसके बाद ही आप आंसर बनाएंगे वहां पे, ठीक है। ये आपका लोदी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन से कथन सत्य है? मैं बता चुका हूं कि फिरोज शाह तुगलक जो है, जो तुगलक वंश होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजा होते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी और साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण से भी। तो यहाँ पे पूछा गया है पहले, क्या उसने रोजगार कार्यालय निर्माण बनाया था? ठीक है, ये भी सही है। उसने ऐबक को छोड़ करके सभी दिल्ली सुल्तानत के नाम का खुतबा लिखवाया था, ये भी सही है, क्योंकि मैंने पहले सुल्तान किनको बोला? इल्तुतमिश को बोला है, तो इनके बाद से लेकर क्या करवाए? उनके नाम लिखवाए हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किया था, ये भी सही है। आप पढ़ेंगे एक्चुअल में तुगलक वंश, तुगलक वंश में एक राजा होते हैं गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। एक होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और इन्हीं के नाम पे बना है क्या? जौनपुर शहर। और एक आते हैं कौन? फिरोज शाह तुगलक। ये 3 मेन पढ़ते हो आप लोग, तो ये भी सही है, ध्यान रखेंगे आप, है ना। उसने दीवाने बंदगान नामक विभाग बनाया, क्योंकि वो जो है दास प्रेम था, ध्यान रखेंगे। तो दास प्रेम की वजह से दीवाने बंदगान बनाए थे। 1 2 3 4 सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। फिरोज शाह तुगलक, जैसे कि आपने टैक्स देखा, उसर, खराज, जकात और खुम्स, हल्ब ए शर्त नामक एक और टैक्स लगाते हैं। 5 नगर बसाते हैं, 5 नहर बनवाते हैं, और काफी सारे ये क्या किए उन्होंने? प्रशासनिक कार्य किए हैं। तो ध्यान रखेंगे, जिसके वजह से फिरोज शाह को कई इतिहासकार बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का अकबर, दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम का दर्जा दिया है, ध्यान रखेंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ना, प्रशासनिक और कट्टरता की वजह से औरंगजेब बोला जाता है। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ कुछ शब्द दिए गए हैं, वो किनके राजा के समय चालू हुआ था पूछा गया है।
चांदी का टका और तांबे का जीतल चालू करने वाले कौन है? इल्तुतमिश। दीवान कोही एक कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चालू कराया था, बी का 4। दारुल उल सफा निःशुल्क अस्पताल की स्थापना करने वाले कौन होते हैं? फिरोज शाह तुगलक। शहनाई मंडी अभी पढ़े कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ए का 3 बी का 4, देखिए ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 दो जगह है। सी का 2 यहाँ पे देखिए, सी का 2 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है यहाँ पे? वो सही। तो ऑप्शन को पढ़िए। मैं कोशिश किया हूं कि प्रशासन में कूट में सभी चीज समाहित हो जाए। अब एक एक तो यहाँ से पूछूंगा तो समय ज्यादा लगेगा आप लोगों के लिए, समय कम है क्योंकि प्री के एग्जाम के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक बंच या कूट वाले जो क्वेश्चन है उससे आप क्लियर होते जाइएगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुगल काल में प्रवेश कर लिए, ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। मुगल काल में हुंडी नामक जो प्रयोग होता था शब्द किस कार्य के लिए था? तो विनिमय पत्र को उस समय क्या बोला जाता था? हुंडी बोला जाता था। ये मुगल काल में, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल काल में नील उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो केंद्र था कौन सा था? तो आप एक पढ़ते हो राजस्थान का एक क्षेत्र है बयाना, कहाँ पे है ये? राजस्थान। नील के उत्पादन के लिए फेमस था। ये व्यापम में आया हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईने दसाला या जाप्ती प्रणाली के जनक टोडरमल को माना जाता है जिसे भू राजस्व किस पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है? तो जब आप अकबर का समय जब पढ़ते हो तो अकबर ने भू राजस्व में सुधार करने के लिए क्या कहा? कि पिछला 10 वर्ष का अध्ययन कीजिए, पहले 10 वर्ष के भू राजस्व का अध्ययन करना है, भू राजस्व का। और 10 वर्ष के निष्कर्ष क्या बना? दहसाला पद्धति, दहसाला पद्धति, ध्यान रखेंगे। दहसाला पद्धति के जनक माने जाते हैं कौन? टोडरमल। जनक पूछा जाएगा तो टोडरमल, ध्यान रखेंगे, टोडरमल। और ये जो टोडरमल जी थे उन्होंने उत्पादन के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा है। एक भूमि होता है मुख्य पोलज, जहां प्रति वर्ष कृषि कार्य होते हैं। एक होता है क्या? पड़ती, जहां 2 से 3 साल में होता है। एक होता है चाचर, जहां 3 से 4 वर्ष के अंतराल में। और एक होता है क्या? बंजर। तो उन्होंने भूमि को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में, पोलज, पड़ती, चाचर और एक बंजर। अकबर ने कहा था पिछले 10 वर्ष का अध्ययन करना है, वही क्या कहलाया? दसाला पद्धति। ध्यान रखेंगे, जनक कौन है? तो टोडरमल। ये जो व्यवस्था है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था आप पढ़ते हो ब्रिटिश काल में। आप जब ब्रिटिश काल पढ़ोगे तो रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, 3 खास तौर से भू राजस्व नीति पढ़ते हो। तो ये जो अकबर का जो नीति था दहसाला, वो उस समय के रैयतवाड़ी के समान था। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या लेंगे आप? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, अबुल फजल के आईने अकबरी, तो आप पढ़ते हो कि जो आईने अकबरी है उनके जो रचनाकार है, साहित्यकार, वो अबुल फजल है। में 12 सूबों का ही वर्णन है, सही है। लेकिन अकबर के शासनकाल में अंतिम समय सूबों की संख्या बढ़े कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। जहांगीर के समय सूबों की संख्या अकबर काल ही नहीं रही, लेकिन औरंगजेब ने अपने सूबा का क्या किया? विस्तार। सूबा एक्चुअल में उस समय का प्रशासनिक इकाई होता था। ध्यान रखेंगे आप कि किस प्रकार से, जैसे छोटा इकाई क्या होता था? ग्राम, सबसे छोटा एक ग्राम जिसका प्रमुख मुकद्दम या चौधरी कहलाते थे। फिर उससे मिलकर परगना, उससे मिलकर महल और सरकार, और लास्ट में क्या होता है? सूबा। तो सूबा का जो प्रमुख होते हैं, आप पढ़ते हो सूबेदार कहीं ना कहीं, या कभी कभी सुनेंगे सिपा सलार करके वहां पे वो, तो वही सूबे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 20 हो गई थी। तो चारों के चारों आंसर क्या है आपके लिए? सही। तो ध्यान रखेंगे, ये प्रशासन का ही है। एक तरफ सूची 1 दिया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। इसमें बोला गया है, सुमेलित कीजिएगा, मीर अर्ज ये याचिका प्रभावी होते थे। मुहतसिब को औरंगजेब ने चालू किया था, जो लोक आचरण अधिकारी होते थे। मीर बहर नौसेना का प्रमुख या जल सेना। वाक्य नवीस का होता था समाचार पत्र लेखक, जो बातचीत या संचार का माध्यम। ए का 2 बी का 4, देखिए ए का 2 बी का 4, ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी सही होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन शेरशाह के संबंध में सत्य बोला गया है? अब शेरशाह सूरी का नाम कहां पे आता है? आप एक मुगल बादशाह पढ़ेंगे, हुमायूं। हुमायूं जिनका समय था 1530 से 1540,
फिर 1555 से 1556 ये होता है इनका शासनकाल। हुमायूं का मेन जो प्रतिद्वंदी थे उनका नाम है शेरशाह सूरी। प्रतिद्वंदी कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो संघर्ष हुआ था हुमायूं के साथ 2 बार। पहला इन लोग भिड़े थे कहां पे? चौसा का युद्ध में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। ध्यान रखेंगे 1539 में चौसा का जब युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाएगा और हुमायूं क्या होती है? हार। और हुमायूं अपना जान बचा के कहाँ कूद जाते हैं? कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश में, यहाँ जान बचाए हैं। वापस अपनी सेना को तैयार करके आए, जिसको बोला गया बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध ये होता है कब? 1540 में। किसके बीच होगा? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में भी कौन हावी हो जाएगा? शेरशाह सूरी। और हुमायूं क्या हो जाता है? हार जाता है। यहीं से हुमायूं भाग जाता है क्या? ईरान। यहाँ से कहाँ भाग जाएगा वो? ईरान भाग जाएगा। ठीक है। अब ईरान जब भाग गया तो दिल्ली की सत्ता खाली कब हो गया? 1540 में। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 30 से 40, 55 से 56। तो 30 से 40 तक तो थे, लेकिन 40 के बाद वो भाग गए थे कहाँ? ईरान वाले क्षेत्र में। तब दिल्ली पर बैठे कौन थे? शेरशाह सूरी बैठे थे। सूद वंश के नाम से जाना जाता है शेरशाह सूरी। ध्यान रखेंगे, सूद वंश बोलते हैं। अफगानी थे, ध्यान रखेंगे आप। और इन्होंने ही भारत में एक पढ़ते हो जीटी रोड, जीटी रोड का निर्माण करवाया। इसी को बोला जाता है सड़क ए आजम। सड़क ए आजम ब्रिटिश काल में उसको बोला गया क्या? जीटी रोड। ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है? इसने घोड़ों को दागने की प्रथा, जिसको बोला जाता है मुख्य रूप से दाग प्रथा। सैनिकों के लिए हुलिया प्रथा अपनाया क्या? बिल्कुल सही है। और इन दोनों को चालू करने वाले कौन है? गयासुद्दीन बलबन है। इसके अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था ये दोनों। इसको बोलते हैं दाग प्रथा और ये कहलाता है हुलिया प्रथा। दाग प्रथा घोड़े के लिए और हुलिया प्रथा था सैनिकों के लिए। ये खिलजी ने चालू किया था, उसको अपनाए थे कौन? शेरशाह सूरी। इसके शासनकाल में जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किया क्या? बिल्कुल सही है ये कहीं ना कहीं। शेरशाह के मकबरे को कनिंघम ने कहा है कि ताजमहल से भी सुंदर था। तो आप पढ़ते हो शेरशाह का मकबरा शेरशाह सूरी का बिहार के सासाराम में है, यहाँ पे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी मतलब उपरोक्त सभी सही हैं। ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ही हुमायूं को भारत से बाहर भगाया था और दिल्ली पर क्या किया था? अधिकार किया था। सेकंड नंबर का अफगानी वंश है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर कालीन घटनाओं का सही कालानुक्रम जमाइए। अकबर के समय काफी सारी घटनाएं घटी थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जजिया कर। मैंने आप सभी को बताया जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में किए थे, याद होगा। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में किए थे कौन? अकबर ने। युद्ध बंदियों दासों को समाप्त किया था कब? 1562 में। इबादत खाना क्या होता है? जहां पे धार्मिक गुरु का वार्तालाप होता है। धार्मिक गुरु क्या करते हैं? वार्तालाप। अब पहले मुस्लिम धर्म के लिए था, 1575 में ये खुला था, लेकिन 1578 में सभी धर्म के लिए खुल जाता है। और मजहर घोषणा पत्र 1579 में होता है। तो यहाँ पे क्रम जमाना पूछा गया है। तो पहला देखिए 62, पहला अगर यहाँ पे देखें तो 62 3, उसके बाद कौन सा? 63 2, फिर 64, फिर ये 4 और ये 5। 3 2 1 4 5। देखिए ऑप्शन 3 2 1 4 5 ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके लिए? सही है। और इंपॉर्टेंस है अकबर, ध्यान रखेंगे। मैं एक एक को बता दूंगा, लेकिन अब क्वेश्चन जो कुट में आने लग गया है तो उसका डेट आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, कौन क्या है सकत यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथनों पर विचार किए। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है क्या? बिल्कुल सही है। 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह मुगल सेना को हराए थे, सही है। तो आप पढ़ते हो नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने तख्ते ताउस और एक आप पढ़ते हो गोलकुंडा के प्राप्त से जो हीरा प्राप्त हुआ था, कोहिनूर का हीरा जिसको बोला जाता है, उसको लूट कर ले जाने वाले कौन है? नादिर शाह है। ध्यान रखेंगे। नादिर शाह दिल्ली में 27 दिन रहे थे क्या? ये गलत है। मोहम्मद शाह को साहेब खबर बोले जाते हैं क्या? ये गलत है।
मोहम्मद शाह को नहीं बोला जाता है, बल्कि आप पढ़ते मुख्य रूप से एक राजा है बहादुर शाह प्रथम, उत्तर मुगल काल के हैं। उसी उत्तर मुगल काल के बहादुर शाह प्रथम को बोला गया है क्या, साहेब खबर। जैसे कि फर्रुखसियार को घृणितकार बोला जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है कहीं ना कहीं वहां पे वो। सेम उसी प्रकार यहाँ पे साहेब खबर इनको नहीं बोलते, वो बहादुर शाह प्रथम को बोलते हैं। ये भी गलत है। तो 1 और 2 बस सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है आपका, ये सही होता है। आया समझ में ये? ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं भारत के बाहर के लिए जाने के लिए विवश हो गए? मैं अब भी बताया हुमायूं और शेर शाह सूरी का 3940 वाला युद्ध। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स। आप बताइएगा इस कौन से युद्ध के बाद वो चले गए थे। मैं बता देता हूँ वापिस कब आए थे, उसको बता देता हूँ। वापिस आते हैं 1555 में, और 1555 में जब आते हैं तो युद्ध लड़ते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध वापस आते हैं तब किनके साथ लड़ते हैं, तो तातार खां, ये ध्यान रखेंगे। फिर 1555 में एक और युद्ध लड़ेंगे, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूर के साथ, सिकंदर सूर के साथ, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें दोनों में कौन जीत जाएंगे, हुमायूं जीत जाएगा। यहां भी हुमायूं जीतेंगे और यहां भी कौन जीत जाते हैं, हुमायूं। ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाएगा कौन से युद्ध के बाद भागा, ये आपको बताना है। किस युद्ध के बाद आया, तो मच्छीवाड़ा। दिल्ली की सत्ता को कौन से युद्ध के बाद स्थापित किया, तब सरहिंद। तो इसके बाद फिर से कहां पे बैठ जाएंगे, ये दिल्ली पे। ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली पे स्थापित हुआ सरहिंद के युद्ध के बाद 1555 में। लेकिन भागा कब है, इसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपके लिए छोड़ दिया गया है। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल का है कहीं ना कहीं। जैसे कि आप पढ़ते हो विजयनगर के बारे में, जिस समय दिल्ली वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली पे कौन थे पूछा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे थे, उसी समय दक्षिण भारत के कर्नाटक, एक नदी पढ़ोगे तुंग और भद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक राजवंश स्थापित हुआ जो कहलाया संगम वंश। इसको क्या बोला जाता है, संगम वंश। और संगम वंश को स्थापित करने वाले कौन है, हरिहर और एक बुक्का। एक हरिहर है और उनके भाई का नाम क्या है, बुक्का। और यही साम्राज्य आगे चलकर क्या कहलाया, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। किस नदी किनारे पूछा जाएगा तब, तुंग और भद्रा। कौन से वंश था पहला, तो संगम वंश। किसने स्थापित किया तब, हरिहर और बुक्का। और ये संगम वंश कौन है, इनके पिता है। बंधु संगमा करके एक व्यक्ति होते हैं, बंधु संगमा करके। उस बंधु संगमा के नाम पर ही हरिहर और बुक्का ने अपने वंश के नाम रखा संगम वंश। कहाँ का है, विजयनगर। किस नदी किनारे, तो तुम। इसका अवशेष कहाँ से मिलते हैं, हम्पी का रथ, 50 रुपए का नोट उसमें है कहीं ना कहीं वहां पे। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या बोला गया है, विजयनगर के किस शासक ने वैदेशिक संबंध स्थापित करने के लिए अपना दूत मंडल चीन भेजा था? तो मैंने बताया हरिहर और बुक्का है। तो वहां पे हरिहर के बाद जब बुक्का प्रथम जब आते हैं, तो यही क्या करते हैं, अपना दूत मंडल चीन भेजते हैं। ध्यान रखेंगे आप, ये है। क्योंकि आप पढ़े होंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही एक व्यक्ति आया था जिसका नाम है इब्न बतूता। इसी तुगलक के समय 1333 ईस्वी में अफ्रीका के मोरक्को से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम है इब्न बतूता। इसको दिल्ली का काजी भी बनाते हैं और दिल्ली के डाक व्यवस्था का वर्णन भी किया रेहला में। और इन्हीं को आप पढ़ते हो, तुगलक कहाँ भेजे थे, दूध बनाकर चीन भेजे थे। सेम टाइम पे यहाँ पे कौन भेज रहे हैं, संगम वंश से बुक्का प्रथम भेज रहे हैं। हालांकि ये पहले के हैं, बाद में इन्होंने स्थापित किया, मतलब व्यापारिक संबंध को बता दे कहीं वहां पे वो, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, है ना। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक निम्नलिखित किस विजयनगर के शासक की उपाधि है? तो ये भी बुक्का प्रथम की उपाधि, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, वेदों पर टीका लिखा उन्होंने, ध्यान रखेंगे। इस वजह से उनको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेदों के अनुसार उन्होंने क्या किया, शासन किया, ऐसा करके। अष्ट दिग्गज में शामिल निम्नलिखित में कौन सा एक विद्वान तेलुगु एवं संस्कृत दोनों साहित्य के कवि माने जाते हैं? अष्ट दिग्गज क्या है? अष्ट दिग्गज कहने का मतलब है 8 तेलुगु साहित्य कवि। अष्ट दिग्गज, देखिए यहाँ पे क्या क्या शब्द लिखा है,
अष्ट प्लस दिक्, दिक् का मतलब क्या होता है? दिशा। माना जाता है इसका अर्थ जो है 8 दिशाओं से हाथियों ने पृथ्वी को क्या रखा है? संभाल रखा है। किसको? पृथ्वी को। और उसी प्रकार अष्ट दिग्गज जो है 8 तेलुगु साहित्य कवि का समूह था। तेलुगु है, ध्यान रखेंगे ना, 8 तेलुगु साहित्य का कवि, जिसमें आप पढ़ते हो सबसे इंपॉर्टेंट अलसानी पेड्डाना का नाम। अलसानी पेड्डाना को तेलुगु साहित्य के पितामह बोलते हैं। सेम पढ़े होगे कौन? तेनाली रामकृष्ण, उसके बाद नदी तिम्मन, धुजोटे, ऐसा करके पिंगली सुदंत, रामचंद्र अच्युतराज, ऐसा करके 8 ऐसे महान व्यक्ति जो तेलुगु साहित्य के जानकार है। ये जो अष्ट दिग्गज थे, किनके दरबार में पूछा जाता है तब? कृष्ण देव राय संगम वंश में, सॉरी, विजयनगर में आते हैं कृष्ण देव राय। इन्हीं का इनको बोला जाता है आंध्र भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज, आंध्र पितामह। ये ध्यान रखें, क्यों बोला जाता है? इनके दरबार में क्या आते हैं? अष्ट दिग्गज। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंस है ये, क्योंकि अष्ट प्रधान पढ़ते हो मराठा में और ये है अष्ट दिग्गज। ध्यान रखेंगे। सेम आप पढ़ोगे इन्हीं के समय, कृष्ण देव राय के समय, ऊपर से एक आते हैं कौन? वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी किनके दरबार में आए थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आए। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है तेलुगु और संस्कृत, तो यहाँ पे अलसानी पेड्डाना सही आंसर होगा आपका। आया समझ में ये? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अहमदनगर का पहला शासक कौन था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण किया? अब ये आप पढ़ते हो विजयनगर के समकालीन में बमनी साम्राज्य, एक नदी आप पढ़ोगे जिसका नाम है कृष्णा नदी। इस कृष्णा नदी के नीचे वाला जो ये भूभाग है, ये है आपका विजयनगर साम्राज्य, ये विजयनगर है। और इसके जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहां पे बना देता हूं, इसको बोलते हैं बीजापुर, बीजापुर। और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा ये है अहमदनगर, ये है अहमदनगर। इसके जो बाजू वाला जो हिस्सा यहाँ पे ये है बीदर, ये बीदर है। और इससे लगा हुआ यहाँ पे कौन सा है? गोलकुंडा, ये गोलकुंडा है। और सबसे ऊपर में है यहाँ पे, ऊपर वाला हिस्सा है आपका बरार। चलिए मैं छोटा छोटा नाम लिख देता हूं यहाँ पे। ये जो हिस्सा है इसका नाम है अहमदनगर, ये जो क्षेत्र इसका नाम है बीजापुर, ये जो क्षेत्र इसका नाम है विजयनगर, विजयनगर। इसका नाम है गोलकुंडा, गोलकुंडा। ये है आपका बिदर और ये कौन सा है आपका बरार, ये ऊपर वाला। तो ये जो आप जो नदी जो पढ़ रहे हो इसका नाम है क्या? कृष्णा। नीचे वाला विजयनगर है, ऊपर ये जो पांचों क्षेत्र है उनको बोला जाता है बहमनी साम्राज्य बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया अहमदनगर के पहले निजाम को उपाधान करने वाला कौन है? तो बुरहान है। तो आंसर आपका ए होगा। ध्यान रखें, लोकेशन ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही विजयनगर साम्राज्य और बमनी साम्राज्य के मध्य एक तालीकोटा का युद्ध होने वाला है। तो उस तालीकोटा के युद्ध में क्या होता है? बमनी साम्राज्य जीत जाते हैं और विजयनगर क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ठीक है, चलिए कौन सा काल अनुक्रम विजयनगर राजवंशों का सही बोला गया है? तो मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य में पहला राजवंश कौन हुए थे? संगम वंश। ध्यान रखेंगे, इस संगम वंश के बाद आते हैं कौन? सालू वंश या सुलू वंश बोलते हैं। फिर आते हैं कौन? तुलु वंश। फिर आते हैं कौन? अरेविडु वंश। ये 4 राजवंश ध्यान रखेंगे। शुरुआत पूछा जाएगा कब हुआ है? तो 1336 में होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद वो 1570 तक जाएगा वहां पे वो। तो संगम, सालू, तुलु, अरेविडु। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? ये सही है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट सुमिलित की जो बोला गया है, एक तरफ यात्री दिया है, एक तरफ विजयनगर के शासक दिया है। विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन आते हैं ऐसा करके वहां पे, ठीक है ना। तो पहला है निकोला कोंटी, ये आते हैं देवराय प्रथम के समय। ध्यान रखेंगे, इटली से आए हैं। डोमिंगो पायस पुर्तगाली, ये आएंगे मुख्य रूप से कृष्ण देव राय के समय। और डुआर्ट बारबोसा भी आते हैं उन्हीं के समय।
नूनीज अच्युतराज देव, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। ए का 3 बी का 1, देखिए ए का 3 बी का 1 सी का 4 डी का 2। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है आपके लिए सही। ध्यान रखिएगा, जब विजयनगर साम्राज्य चल रहा था दक्षिण में, तो इसी समय भारत में पुर्तगालियों का भी आगमन हो जाता है। ध्यान रखेंगे, मैंने कहा विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत कब होती है 1336 में। वास्को डी गामा कब आते हैं 1498 में आते हैं। तो विजयनगर चलता था ना यहाँ पे, तो पुर्तगाल से आने वाले ध्यान रखें डोमिंगो पायस, नूनीज, फिर फादा से कौन आते अब्दुल रज्जाक, ऐसा करके। इटली से कौन आते वहां पे, तो एक नाम है वहां पे निकोला कोंटे। साथ साथ इसी विजयनगर साम्राज्य के पतन की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का जो पतन होता है तालीकोटा के युद्ध से होता है। तालीकोटा का युद्ध, इस तालीकोटा के युद्ध को और किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, इसी को बोलते हैं हन्नी बट्टी का युद्ध। हन्नी बट्टी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, एक तरफ कौन होते हैं सदाशिव राजा और इनके एक मंत्री होते हैं कौन राम राय, और एक तरफ कौन होंगे बहमनी साम्राज्य। अब बहमनी में कौन कौन होते हैं, एक होंगे अहमदनगर, एक होंगे बीदर, एक होंगे बीजापुर, और एक होते हैं कौन गोलकुंडा। लेकिन इसमें बरार ने हिस्सा नहीं लिया। ध्यान रखेंगे, बरार ने हिस्सा नहीं लिया। बाकी ये चारों मिलकर किनके खिलाफ लड़ रहे हैं सदाशिव और रामराय विजयनगर। इनकी हार हो जाती है, इनकी जीत हो जाती है। पूछा जाएगा तालीकोटा युद्ध कब हुआ, तो 1565 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन आ चुका है किस युद्ध के बाद विजयनगर का अंत होता है, ऐसा करके। तो इस तालीकोटा युद्ध के बाद क्या होता है विजयनगर का अंत माना जाता है। ध्यान रखेंगे आप। तो ये जितने मैंने प्रश्न जो कोशिश किया है आज, वो उनके प्रशासन को ही लेकर मैंने जोड़ डाला है, स्थापत्य उनके प्रशासन को लेकर। कोशिश करेंगे अगली बार जो वीडियो लेके आएंगे आधुनिक इतिहास का जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको लेके आएंगे। तब तक आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा उड़ान IAS के एकेडमी के साथ। निरंतर इस प्रकार से आपको उपलब्ध वीडियो होते रहेंगे। धन्यवाद।